Hello friends, how are you? Hope you all are doing well. So let's start today's class. Today's class is on span of control. We already covered this topic in previous lecture. Today we are going to learn about span of control and I will cover these remaining topics in future lectures. Okay, so let's start with the topic span of control. In today's lecture, we are going to learn about the meaning of span of control, the relationship with hierarchy of it, span of attention, and factors determining span of control. So let's start with the meaning of span of control. The number of subordinates or the unit of work that an officer can personally direct, control and supervise. मतलब एक सिंगल ऑफिसर कितने जितने भी सबऑर्डिनेट्स यानी कि जितने भी जूनियर्स को डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरवाइज कर सकता है उसी को स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, या फिर कितनी यूनिट्स ऑफ वर्क को डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरवाइज कर सकता है उसी को स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, एक ऑफिसर, ये मतलब लिमिट हो गई कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जूनियर्स को हैंडल कर सकता है या फिर कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क को कंट्रोल, हैंडल और सुपरवाइज कर सकता है उसी को ही स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पैन ऑफ सुपरविजन और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसको स्पैन ऑफ सुपरविजन भी बोलते हैं और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डीमॉक, ये पूरा इनका नाम है डीमॉक एंड डीमॉक। ठीक है, ये मत सोचेगा मैंने 2 बार लिख दिया है। ठीक है, डीमॉक एंड डीमॉक, इनके अकॉर्डिंग द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज द नंबर and range of direct habitual communication contacts between the chief executive of an enterprise and his principal follow officers। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? द रेंज ऑफ डायरेक्ट हैबिचुअल कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट्स between the chief executive and his principal follow officer। ये भी सेम कह रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव के अंदर जितने भी जूनियर्स या फिर उसके फॉलो ऑफिसर्स होंगे जिनसे उसका डायरेक्ट और हैबिचुअल कम्युनिकेशन होगा। डायरेक्ट और हैबिचुअल मतलब डेली, कहते हैं ना आदत में होगा, डेली जो होगा कम्युनिकेशन होगा उसी को ही स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं अकॉर्डिंग टू डीमॉक। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल विद हायरार्की। ठीक है, अब हायरार्की के साथ स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्या रिलेशन है? देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हायरार्की एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल, दैट इज द नंबर ऑफ लेवल्स इन हायरार्कियल organization depends upon the span of control of a superior officer। ठीक है, जो हायरार्की में स्केलर मतलब हमने क्या पढ़ा था, हायरार्की क्या होती है? एक टॉप में मोस्ट होता है और फिर उसके सबऑर्डिनेट्स उसके नीचे होते हैं, ये हमारा हायरार्की सिस्टम होता है। और जो ये आपकी स्टेयर्स होती हैं इसको हम बोलते हैं स्केल। ठीक है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ये डिसाइड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्केल्स होंगे, यानी कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगी टॉप से लेके बॉटम तक, ये डिपेंड करता है स्पैन ऑफ कंट्रोल पे। ठीक है, और यही रिलेशन है हायरार्की और स्पैन ऑफ कंट्रोल में। ठीक है, अब कैसे डिफाइन करेंगे इस रिलेशन को? इसको कैसे करेंगे? नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल इंक्रीजेस द नंबर ऑफ लेवल्स। ठीक है, ये कह रहे हैं जो आपका नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो इंक्रीज करता है नंबर ऑफ लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, देयरबाय क्रिएट टॉल स्ट्रक्चर। अगर आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो है मतलब कम है, अब जो एक ऑफिसर है वो केवल एक ही को हैंडल कर रहा है
तो क्या होगा, आपका जो लेवल है वो बड़ा होगा, हायरार्की लेवल बड़ा होगा, क्योंकि एक सिर्फ एक को ही कंट्रोल कर पा रहा है। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होगा, टॉल होगा, लंबा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अगर आपका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड वाइड या फिर लार्जर स्पैन ऑफ कंट्रोल डिक्रीजेस देयर नंबर, देयरबाय रिजल्ट इन अ फ्लैट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं सेकंड पॉइंट में, अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा है तो वो क्या कर देगा, जो आपके स्टेप्स हैं वो डिक्रीज कर देगा और जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट फ्लैट होगा। इस बात का क्या क्या मतलब है, इसका ये मतलब है अगर आपका एक ही ऑफिसर के अंडर में एक ऑफिसर आपके 4 लोगों को कंट्रोल कर ले रहा है, ठीक है, डायरेक्ट कर दे रहा है, तो क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर छोटा हो गया ऑर्गेनाइजेशन का, कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा है, ये मैक्सिमम 4 लोगों को हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, टॉल होने की जगह ये स्ट्रक्चर फ्लैट हो गया। और अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल कम है तो क्या होगा, आपके जो नंबर ऑफ लेवल्स होंगे हायरार्की में वो ज्यादा हो जाएंगे। इस बात, इसका क्या रिलेशन हुआ, तो क्या हो गया, इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, जो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया हायरार्की के। ठीक है, अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया हायरार्की के। अगर हायरार्की ज्यादा है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल कम होगा, अगर हायरार्की कम है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होगा। हायरार्की कम है मतलब लेबल्स, अगर कम लेबल्स आपके कम है तो एक जो सुपीरियर होगा वो ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकता है, इसका मतलब ये है। अगर हायरार्की लेवल आपका ज्यादा है, इसका मतलब जो आपका सुपीरियर है वो ज्यादा लोगों को हैंडल नहीं कर सकता, इसीलिए टॉल है। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, उल्टा हो गया। नेक्स्ट है व्यूज ऑन लिमिट, जिसको हम स्पैन ऑफ अटेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये स्पैन ऑफ अटेंशन क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ span of control in public administration is related to the concept of span of control। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो किससे रिलेटेड है, स्पैन ऑफ अटेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसको किसने डिस्क्राइब किया है, इसको डिस्क्राइब किया है वीए गैलिसियस ने। अब वीए गैलिसियस क्या कहते हैं, ये एक फ्रेंच मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे। इन्होंने क्या कहा स्पैन ऑफ अटेंशन के बारे में, दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ थिंग्स। मतलब किसी भी काम की एक लिमिट है, थिंग्स वन कैन अटेंड टू अ एट द सेम टाइम। अब वीए गैलिसियस कहते हैं कि किसी भी चीज को एक टाइम में करने के लिए एक लिमिट होती है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति एकदम सुपरमैन तो नहीं हो सकता कि वो सारी चीजें हैंडल कर ले, हर इंसान की एक लिमिट होती है। तो इनका एक कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हर चीज की एक लिमिट होती है एट द सेम टाइम, कि वो एक टाइम में कितनी चीजें कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये कहते हैं द स्पैन ऑफ अटेंशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज लिमिटेड as there are limits to the range of human capacity and human attention। ये बोलते हैं कि ह्यूमन अटेंशन की एक लिमिट है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि जो ह्यूमन कैपेसिटी और अटेंशन है उसकी भी एक लिमिट है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं अपने अंडर में 20 लोगों को ले लूं, लेकिन मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उनको अटेंशन दे पा रही हूँ, उनको कंट्रोल कर पा रही हूँ, उनको मैनेज कर पा रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मेरी एक लिमिट है, मैं जितने लोगों को अटेंशन दे पाऊं, जितने लोगों को कंट्रोल कर पाऊं, वही मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। तो इन्होंने यही बताया कि हर ह्यूमन बीइंग की एक लिमिट होती है। ठीक है, किसकी लिमिट होती है, ह्यूमन कैपेसिटी की और ह्यूमन अटेंशन की।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, thus it follows that there is a limit to the span of control। अब जैसे कि ह्यूमन बीइंग की लिमिट है, इसका मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल की भी लिमिट है। स्पैन का मतलब क्या होता है? विस्तार, मतलब कितना हम विस्तार कर सकते हैं अपने कंट्रोल का। तो जैसे कि हमारी कैपेसिटी की एक लिमिट है, वैसे ही हम कितने लोगों को कंट्रोल कर पाए इसकी भी एक लिमिट है, विच इज नथिंग बट द स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जो कुछ नहीं है, क्या है? स्पैन ऑफ कंट्रोल है, जिसको हम स्पैन ऑफ अटेंशन बोलते हैं। ठीक है, अप्लाइड टू द जॉब ऑफ सुपरविजन ऑफ सबऑर्डिनेट बाय सुपीरियर, यानी कि जो सब सुपीरियर होता है उसके द्वारा सबऑर्डिनेट जो है उसको बोला जाता है स्पैन ऑफ अटेंशन। ठीक है, कि कितने लोगों को वो अटेंशन दे सकता है एट द सेम टाइम। यही हो गया हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन, या फिर यही हो गया स्पैन ऑफ कंट्रोल की लिमिट ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लिमिट ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल को ही स्पैन ऑफ अटेंशन बोलते हैं। और स्पैन ऑफ अटेंशन क्या होता है? एक ह्यूमन बीइंग की वो लिमिट जिस लिमिट तक वो अपने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अब व्यू ऑन लिमिट, यानी कि जो स्पैन ऑफ अटेंशन है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे डिस्क्राइब किए जाए। तो हमारे कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने स्पैन ऑफ कंट्रोल की जो लिमिट है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में बताया है कि कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट कोई सुपीरियर हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो सर लैन हैमिल्टन ने बोला है, he felt that a superior could supervise 3 to 4 subordinates। अब सर लैन हैमिल्टन कहते हैं कि एक सुपीरियर 3 to 4 सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है। तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी इनने कि 3 to 4 जो है इनके अकॉर्डिंग लिमिट ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट राइटर है हमारे वीए गैलिनस, ये बोलते हैं he found that a superior can supervise the work of 6 subordinate directly। अब ये कहते हैं ये कि एक जो सुपीरियर है वो केवल 6 सबऑर्डिनेट्स के वर्क को सुपरवाइज कर सकता है डायरेक्टली। तो इनके अकॉर्डिंग क्या लिमिट हो गई इसकी? 6। अब लैंडन उर्विक कहते हैं he believes that a superior can supervise directly 5 to 6 subordinate at the higher level। अब इन्होंने जो सुपीरियर है उसको दो चीजों में डिवाइड कर दिया, हायर लेवल और लोअर लेवल में। तो अगर हायर लेवल पे कोई है तो वो 5 to 6 को सुपरवाइज कर सकता है, और लोअर लेवल पे कोई है वो 8 to 12 को कर सकता है। ठीक है, लोअर लेवल पे ज्यादा कर सकते हैं और हायर लेवल पे कम कर सकते हैं। अब इसका रीजन क्या है? लोअर लेवल पे क्यों ज्यादा को कर सकते हैं सुपरवाइज? क्योंकि जो लोअर लेवल पे काम होता है वो मोर सिंपल और रूटीन वर्क होता है। ठीक है, जो लोअर लेवल पे काम डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सिंपल होता है और वो डेली रूटीन वाला वर्क होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत नहीं है। इसीलिए लोअर लेवल पे ज्यादा स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है और हायर लेवल पे कम होता है, क्योंकि हायर लेवल पे ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, नया काम होता है, नए नए चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उर्विक का कहना। नेक्स्ट हमारे जो ऑथर हैं लॉर्ड हेल्डन एंड ग्राहम वॉल्स, they felt that a chief executive could supervise 10 to 12 subordinates without being overwhelmed। अब ये दोनों जो हैं ये इंडियन मेंटेलिटी से बिल्कुल प्रभावित हैं। जैसे इंडिया में सोचते हैं लोग कि एक इंसान पता नहीं उससे कितना काम करा लो। ठीक है, सेम इन लोगों ने बोल दिया कि 10 to 12 मैक्सिमम 10 to 12 लोगों को सुपरवाइज कर सकता है विदाउट ओवरवर्ल्ड। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग जैसे इंडिया में कितना भी काम देते जाओ, कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि आपके पास काम ज्यादा है, बस यही बोलते हैं अभी तो कम है, अभी तो आप और कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सेम इसी सोच के साथ इन्होंने ये बोल दिया कि 10 to 12 लोगों को ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैंडल कर सकता है। ये चीज मैंने इसलिए बताई ताकि आप इसे याद कर पाओ अच्छे से, या फिर आपकी मेमोरी में ये बात याद हो जाए। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया में बहुत काम कराया जाता है, इसका ये मतलब है कि इंडियन लोग
बहुत ज्यादा कैपेबल होते हैं काम करने के लिए। टेक इट पॉजिटिवली। नेक्स्ट है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन स्टेटेड दैट अ सुपीरियर कुड सुपरवाइज 9 सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन भी बिल्कुल इंडियन मेंटालिटी को फॉलो करती है। ये भी कहते हैं कि 9 सबऑर्डिनेट्स को एक सुपीरियर हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे लिमिट ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, जिसको हम स्पैन ऑफ अटेंशन भी बोलते हैं। और ये जितने भी राइटर्स हैं इन्होंने न्यूमेरिकल फॉर्म में बताया है कि कितना नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को एक सुपीरियर हैंडल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू वीए गैरिस्यूनस। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं while the number of subordinates reporting directly to an executive increases arithmetically। ठीक है, ये कहते हैं जो सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट अगर आप बढ़ाते हो किसी एग्जीक्यूटिव के अंडर, सबऑर्डिनेट बढ़ाते हो तो वो उनका जो नंबर इंक्रीज होता है वो अर्थमेटिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब एडिशन है, अगर आपने 2 है ऑलरेडी, आपने एक और बढ़ा दिया तो वो 3 हो जाएगा, एक और बढ़ा दिया तो 4 हो जाएगा, मतलब अर्थमेटिकल फॉर्म में वो ऐड होते जाएंगे। लेकिन जो उनका पोटेंशियल रिलेशनशिप है अपने बॉस के साथ वो जियोमेट्रिकल होगा। ठीक है, मतलब उसकी पावर बढ़ती जाएगी, जो भी नंबर ऑफ रिलेशनशिप होंगे। ठीक है, यानी कि जो लोग ऐड हो रहे हैं वो तो अर्थमेटिकल फॉर्म में हो रहे हैं, लेकिन जो रिलेशनशिप ऐड हो रहे हैं उस पर्टिकुलर सुपीरियर या एग्जीक्यूटिव के अंडर वो मल्टीपल टाइम्स हो रहे हैं, वो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। ठीक है, ये एडिशन में हो रहे हैं, वो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, इसकी पावर 3 या 4 या 5 ऐसे करके। दिस इज बिकॉज, इसका रीजन भी दिया है इन्होंने, दिस इज बिकॉज सुपरविजन इज नॉट लिमिटेड टू इंडिविजुअल सबऑर्डिनेट। अब ये कहते हैं जो सुपरविजन है वो केवल एक इंडिविजुअल सबऑर्डिनेट तक लिमिटेड नहीं है, बट ऑल्सो इंक्लूड द न्यूमरस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके न्यूमरस परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होते हैं ऑफ देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब उनके बीच में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसके भी बहुत सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप होते हैं वो कैसे हम डिफाइन करते हैं एक सुपरवाइजर के अंडर में। एक तो डायरेक्ट रिलेशन हो गए, जो भी डायरेक्ट लोग उसके अंडर में है, मान लीजिए 4 है तो ये एक 4 डायरेक्ट नंबर हो गया, इतने प्लस अब इनके क्रॉस कनेक्शन, इन चारों के भी आपस में इंटरलिंक होंगे ये। ठीक है, तो 4 into 4 क्या हो गया 16 क्रॉस कनेक्शन इनके, प्लस अब ये पूरा ग्रुप, ये तो एक ग्रुप हुआ, ऐसे ही कई और भी ग्रुप हो सकते हैं। मान लीजिए 3 का एक ग्रुप और ये हैंडल कर रहा है, तो जितने भी ग्रुप्स हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स मान लीजिए 2 हैंडल कर रहा है तो 2 ये, तो टोटल जो रिलेशनशिप होंगे वो इतने होंगे। और जबकि ये लोग हैंडल कितना कर रहा है, कितने 4 + 3 7 लोग हैंडल कर रहा है और रिलेशनशिप इतने हैंडल कर रहा है। 14 + 16 प्लस इसका भी वो होगा, क्रॉस कनेक्शंस होंगे, 3⁻³ यानी कि 9 + 9, तो इतने हैंडल कर रहा है। इसीलिए जो नंबर ऑफ पोटेंशियल रिलेशनशिप होते हैं वो ज्योमेट्रिक फॉर्म में होते हैं और ये अर्थमेटिक फॉर्म में होते हैं। ये चीज बोली इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट ये कहते हैं हिज थ्योरी कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस एज एन, कैसे एक्सप्रेस करा इन्होंने, मैथमेटिकल एक फॉर्मूला दे दिया 2n/2 + n-1, जहां पे जो n स्टैंड करता है वो क्या करता है सबऑर्डिनेट। n जितने भी सबऑर्डिनेट है अगर उसकी जगह n की जगह वो पुट कर दोगे तो आपके जितने भी इसके पोटेंशियल रिलेशनशिप हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, ये उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में दे दिया, तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। और ये किसने दिया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनके अकॉर्डिंग लिमिट ऑफ स्पैन इन वर्ड्स ऑफ वीए गैरिस्यूनस। अब नेक्स्ट है फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये डिपेंड करेगा कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा।
फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब फंक्शन, कैसा काम कर रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करेगा स्पैन ऑफ कंट्रोल। टाइम, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी नई है या कितनी पुरानी है, इस पे स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड करेगा। स्पेस, किस स्पेस में आप काम कर रहे हो, आपका बॉस आप ही के ऑफिस में बैठता है या फिर आपका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो कहीं और रिमोट एरिया पे बैठता है, इस बात पे डिपेंड करता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। और पर्सनैलिटी क्या है एग्जीक्यूटिव की, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो डायनेमिक है या लेजी है, एनर्जेटिक है या वीक है, इस बात पे भी डिपेंड करता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। चलिए अब इन चारों चीजों को हम और इलेबोरेट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा फैक्टर डिटरमाइनिंग फैक्टर है स्पैन ऑफ कंट्रोल, दैट इज फंक्शन। अब फंक्शन क्या कहता है, इनके अकॉर्डिंग इट रिफर्स टू द टाइप और नेचर ऑफ द वर्क टू बी सुपरवाइज। अब फंक्शन का मतलब होता है कि टाइप और नेचर ऑफ वर्क, आपका जो काम है वो उसका टाइप क्या है, ठीक है। द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज मोर व्हेन द वर्क to be supervised is of easy, routine, mechanical and homogeneous character. स्पैन ऑफ कंट्रोल कब ज्यादा होगा, जब आपका काम इजी होगा, रूटीन वर्क होगा, मतलब डेली डेली वही काम कर रहे हैं तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होगा। मैकेनिकल मतलब उसमें लोगों से मैकेनिकली यानी मतलब फिजिकल काम ज्यादा है rather than using machines and technologies, तो उस टाइम पे आप ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकते हो। और होमोजीनियस है, होमोजीनियस मतलब सेम टाइप का है, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो वो सेम टाइप का है, एक जैसा ही है। मान लीजिए आप किसी पैकेजिंग कंपनी में हो, उसमें सिर्फ पैकेजिंग करवानी है आपको, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो आपके अंडर में लोग हैं उनको रोज सेम पैकेजिंग सेम टाइप से करनी है, तो उस केस में आप जो वहां का एग्जीक्यूटिव है, चीफ एग्जीक्यूटिव, वो ज्यादा लोगों को हैंडल कर सकता है, तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ जाएगा। अब कम कब होगा, कंपैरिजन जो दिया इन्होंने, कम कब होगा, जब वर्क डिफिकल्ट होगा, नॉन रूटीन होगा, इंटेलेक्चुअल होगा या फिर हेट्रोजीनियस होगा, तो उस केस में जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो कम हो जाएगा। अगर आपका काम टफ है, आपको बहुत ज्यादा आपके अंडर में जो लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है, या फिर रूटीन वर्क नहीं है, आज कुछ और कर रहे हैं 2 दिन बाद कुछ नया काम है, इंटेलेक्चुअल है मतलब उसमें बहुत ज्यादा बुद्धि की बौद्धिकता की जरूरत है, या फिर हेट्रोजीनियस है जो कि एक जैसा नहीं है, आज आप पैकेजिंग कर रहे हो, कल को आप डिजाइनिंग करने लगे, परसों को कुछ लेआउट्स बनाने लगे, तो अगर ऐसा काम है तो उस केस में जो भी एग्जीक्यूटिव है उसके अंडर में जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो ज्यादा वो हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी को रोज रोज आपको बताना पड़ेगा आज ये करना है, ये काम ऐसे करना है, तो उस केस में हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब in this context, Luther Glick observed that a chief of public works can deal effectively with more direct subordinates. अब लूथर ग्लिक कहते हैं कि जो पब्लिक वर्क का चीफ होता है वो अपने अंडर जो उसके डायरेक्ट सबऑर्डिनेट है वो ज्यादा लोगों को हैंडल कर सकता है रादर देन एन आर्मी जनरल, ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन दे दिया हमने, पब्लिक वर्क ऑफिसर ज्यादा लोगों को हैंडल कर सकता है विद कंपेयर टू आर्मी जनरल, क्यों, बिकॉज all of his immediate subordinate in the department of public work will be in general field of engineering, ठीक है। क्योंकि जितने भी पब्लिक वर्क ऑफिसर के अंडर में लोग होंगे वो सब जनरल फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे, मतलब सेम फील्ड से रिलेटेड होंगे, while in army there will be more different elements such as communication, chemistry and so on, ठीक है। यानी कि जो जनरल पब्लिक वर्क ऑफिसर है उसका काम रूटीन वर्क है, वही एक सेम तरीके का काम वो बार बार कर रहा है, तो उसको वो ज्यादा लोगों को हैंडल कर सकता है। बट आर्मी में क्या है, आर्मी में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कोई बॉर्डर पे है, कोई सिटी में है, कोई टीम आपकी
टेररिस्ट को ढूंढ रही है, कोई हो सकता है फ्लड आ गया हो तो वहां पे रेस्क्यू टीम की तरह वर्क कर रही है, तो उसका जो कम्युनिकेशन है, उसके जो वर्क्स हैं वो मल्टीपल हैं। तो उस केस में एक आर्मी जनरल के अंडर में जो टीम्स होंगी उसका टाइम, वो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा वो कम होगा विद कंपेयर टू पब्लिक वर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम भी इफेक्ट करता है स्पैन ऑफ कंट्रोल को। कैसे कर सकता है? इफ द एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट रिफर्स टू द एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपकी एज क्या है ऑर्गेनाइजेशन की? द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज मोर इन ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होता है विद कंपेयर टू न्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि इन ओल्डर ऑर्गेनाइजेशन थिंग्स गेट स्टेबलाइज्ड। क्योंकि जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हर चीज सेटल हो चुकी है, हर सबको पता है उनका काम क्या है, जो लोग हैं उनको भी पता है, सबऑर्डिनेट्स को भी पता है कि कैसे काम हो रहा है, एक फॉर्मेट बन चुका है, स्टेबिलिटी आ चुकी है सब चीजों में। ठीक है, आपको ये नहीं पता है कोई एकदम से कोई नया काम आ जाएगा, सबको सब पता है कि यही काम करना है, रूटीन में आ गई है सबकी लाइफ। और जबकि जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है उस हैव फ्यू प्रेसिडेंट्स, उनके जो कहते हैं ना बॉसेस जो होते हैं कम एक्सपीरियंस होते हैं, उनके पास कम मिसालें होती हैं, उनको उस ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं होता अगर एकदम कोई चीज आ जाए उसे कैसे हैंडल करना है, तो उस केस में स्पैम ऑफ कंट्रोल जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। मतलब एक एग्जीक्यूटिव, सुपर चीफ एग्जीक्यूटिव बहुत लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो ये टाइम पे भी डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी पुरानी है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेस। स्पेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्पैन ऑफ कंट्रोल की लिमिट डिसाइड करने में। अब स्पैन क्या करता है? स्पैन ऑफ कंट्रोल इज, सॉरी, स्पेस क्या करता है? स्पैन ऑफ कंट्रोल इज मोर व्हेन द सुपरवाइजर एंड द सबऑर्डिनेट्स टू बी सुपरवाइज्ड आर अंडर द सेम रूफ। अगर सुपरवाइजर और उसके सबऑर्डिनेट एक ही छत के नीचे बैठे हैं तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि वो सबको देख सकता है, सारे सबऑर्डिनेट उससे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, किसी भी टाइम मिल सकते हैं। तो उस केस में सुपरवाइज करना इजी है क्योंकि एक ही छत के नीचे है। और कम कब होगा? व्हेन सबऑर्डिनेट्स वर्क इन डिफरेंट रूम्स और अ डिस्टेंस फ्रॉम अ सुपरवाइजर। अगर मान लीजिए जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं वो फील्ड पे हैं और सब आपका जो सुपीरियर है वो ऑफिस में है, तो उस केस में उसे बार बार कॉल करके उनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, आप कहाँ हैं, क्या काम हो गया, कितना हो गया। तो उस केस में उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कम हो जाएगा, वो नंबर ऑफ जो पीपल्स हैं, वो पीपल हैं उनको, उसके नंबर ऑफ पीपल जो उसके अंडर में है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो स्पेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्पैन ऑफ कंट्रोल की लिमिट डिसाइड करने में। नेक्स्ट है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट Lendl Urvik made a distinction between direct supervision and access। अब उर्विक ने इस कॉन्टेक्स्ट में एक डिस्टिंक्शन दिया है, डिफरेंस दिया है डायरेक्ट सुपरविजन में और एक्सेस सुपरविजन में। क्या है डायरेक्ट सुपरविजन का मतलब? है आपके अंडर में लोग हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, जिनको जो डायरेक्टली आप जिनको सुपरवाइज कर रहे हो, पर वो बाहर भी हो सकते हैं, दूसरे रूम्स में भी हो सकते हैं और डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं। जबकि एक्सेस का मतलब क्या है? ये आप सेम रूफ के नीचे हो, आपके सबऑर्डिनेट कभी भी आपको एक्सेस या फिर आपसे मिल सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की और आप ज्यादा सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर पाओगे। और डायरेक्ट सुपरविजन में क्या है? अगर आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो किसी दूसरे रूम में बैठे हैं या फिर किसी डिस्टेंस पे हैं या फील्ड में हैं, तो उस केस में आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल कम हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्पैन ऑफ कंट्रोल डिसाइड करने में। कैसे? द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज मोर व्हेन द सुपरवाइजर इज इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक, टैक्टफुल। ठीक है, अगर सुपरवाइजर इंटेलिजेंट है, एनर्जेटिक है, टैक्टफुल है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होगा, वो ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर पाएगा। वेयर एज व्हेन ही इज वीक, डल, इनकम्पोटेंट, अब वो वीक है, डल है, लेजी है,
तो उस केस में वो ज्यादा लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, डायरेक्ट नहीं कर पाएगा, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये इफेक्ट है पर्सनैलिटी का, ठीक है। सिमिलरली द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज मोर व्हेन द सबऑर्डिनेट्स आर ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड। अब सेम चीज सबऑर्डिनेट भी है, अगर हमारे जो जूनियर हैं वो ट्रेंड है, एक्सपीरियंस्ड है, तो हम ज्यादा ट्रेंड लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे रादर देन अगर अनट्रेंड है और इनकम्पोटेंट है, ठीक है। तो मतलब अगर उनमें क्षमता नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है, तो उस केस में आप ज्यादा सबऑर्डिनेट्स यानी जूनियर्स को हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको हर बात बतानी पड़ेगी, हर चीज के डायरेक्शन देने पड़ेंगे, उनको सब कुछ शुरू से समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो अनट्रेंड है और उनमें इतनी क्षमता नहीं है। तो ये भी दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, यानी कि जो आपका सुपीरियर है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक, टैक्टफुल होना चाहिए, सबऑर्डिनेट भी ट्रेंड और एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस केस में स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ जाएगा। और जब आपका सुपीरियर वीक, डल और इनकम्पोटेंट है और आपका जो जूनियर है वो भी अनट्रेंड और इनकम्पोटेंट है, उस केस में स्पैन ऑफ कंट्रोल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए हमारे जो डिसाइड करते हैं लिमिट ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। क्या क्या फैक्टर हो गए? ये फैक्टर हो गए आपके पर्सनैलिटी, टाइम, स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट है अदर फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब ये चारों फैक्टर्स के अलावा भी 4 फैक्टर ऐसे हैं जो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो 4 जो फैक्टर थे वो कौन कौन से थे? फंक्शन, टाइम, स्पेस एंड पर्सनैलिटी। अब इनके अलावा और फैक्टर्स हैं जो स्पैन ऑफ कंट्रोल की लिमिट डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जो आपका प्रतिनिधि मंडल है, जो डेलीगेशन है, उसके पास कितनी अथॉरिटी है, ठीक है। अगर मान लीजिए उसके पास अथॉरिटी ज्यादा नहीं है, तो जो वो अपने अंडर में लोग ले रहा है वो भी कम ही होंगे। अथॉरिटी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी ज्यादा होंगे। तो एक फैक्टर ये डिसाइड करता है। दूसरा है ट्रेडिशनल्स एंड इन्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेडिशन चल रहे हैं और जैसा वहां का माहौल है, इस बात ये फैक्टर भी डिसाइड करता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब वहां पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिशन है कि मैक्सिमम 4 सबऑर्डिनेट ही असाइन कर सकते हैं, या फिर वहां पे ऐसा इन्वायरमेंट है कि 4 से ज्यादा लोग हैंडल नहीं कर पा रहा है, बहुत ज्यादा काम है, बहुत नया काम है, रोज नए चैलेंजेस हैं, तो ये चीज भी डिपेंड करता है लिमिट ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, इफेक्ट करता है। और थर्ड है टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन। अब ये एक बहुत पर्सनल बात हो गई, हर इंसान जो है इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, उसकी टेक्निक्स कैसे वो काम करता है ये भी डिफरेंट होती है। अब मान लीजिए किसी की टेक्निक्स बहुत अच्छी है, कोई बहुत अच्छे से लोगों से रिलेशन बना के चलता है, हर चीजों को कंट्रोल कर पाता है, डायरेक्ट कर पाता है, तो ऑब्वियसली उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होगा विद कंपेयर टू दैट पर्सन हुज टेक्निक आर नॉट गुड, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स भी हो गए जो स्पैन ऑफ कंट्रोल डिसाइड करते हैं। अब रिपोर्ट है कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1972। इन्होंने ये बताया है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसे बढ़ा सकते हैं हम, कैसे ऐसे केसेस हैं जिनमें स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा है, ठीक है। ये है रिपोर्ट ऑफ कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने दिए थे 1972 में, ठीक है। तो इनके हिसाब से स्पैन ऑफ कंट्रोल कब ज्यादा होता है? जब जो सुपीरियर है वो एनर्जेटिक हो, स्किल्ड हो, इंटेलिजेंट हो और कॉम्पिटेंट हो, ठीक है। यानी कि वो ऊर्जा हो, उसमें स्किल्ड हो, सारी जितनी भी जिस फील्ड में वो काम कर रहा है उसको पूरी नॉलेज हो, इंटेलिजेंट हो वो, और उसमें क्षमता हो, तो उस केस में स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होगा। नेक्स्ट, कंपोटेंट, वेल ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस सबऑर्डिनेट। अब जो जूनियर्स हैं या सबऑर्डिनेट हैं वो उनमें क्षमता हो, वो वेल ट्रेन्ड हो और वो एक्सपीरियंस्ड हो, तो उस केस में भी स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होगा। थर्ड है इफ द वर्क इज रूटीन, रिपीटेटिव, मेजरेबल एंड होमोजेनियस।
हम ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि अगर आप रूटीन वर्क कर रहे हो, इजी है या बार बार सेम वर्क कर रहे हो, तो उस केस में स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होगा। वेल प्लान्ड वर्क, आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है, सारा वर्क आपको पता है कैसे कैसे होना है, तो उस केस में भी स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होगा। यूटिलाइजिंग द स्टाफ असिस्टेंट यूटिलाइज कर रहे हो, आप पूरे अपने स्टाफ को अच्छे से हर काम को डिवाइड कर रहे हो, उनका अच्छे से असिस्टेंस कर रहे हो, तो उस केस में भी स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होगा। यूज ऑफ वेरियस इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अब मान लीजिए आपके जो सबऑर्डिनेट है वो फील्ड पे वर्क कर रहे हैं, तो आप हर किसी को कॉल कर रहे हो, अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, हर किसी को हर आवर में 10 बार कॉल करना पॉसिबल नहीं है। उस केस में आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेथड ले सकते हो, सोशल मीडिया यूज कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप यूज करते हो, टेलीग्राम यूज कर सकते हो, जिससे आप हर मिनट में उनसे फोटोज फील्ड की मंगा सकते हैं, वीडियोस जो काम चल रहा है उसके वीडियोस मंगा सकते हैं। ऐसे मेथड्स अगर आप यूज करते हो तो भी स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होगा, मतलब आप नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट ज्यादा हैंडल कर सकते हो एट अ सेम टाइम, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है आपका एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर अ सिंगल रूफ, और ऑब्वियसली अगर आप सिंगल रूफ यानी एक ही छत के नीचे सब लोग काम कर रहे हैं, तो उस केस में भी स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अब चेंजेस इन रीसेंट टाइम, अब रिसेंटली जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो चेंज हुआ है, उसकी डेफिनेशन चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है? द इंक्रीजिंग यूज ऑफ ऑटोमेशन एंड मैकेनिज्म इन एडमिनिस्ट्रेशन, अब एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑटोमेशन आया है और मैकेनिज्म आया है, उसकी वजह से जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो बढ़ गया है। अब सारी कंपनीज में जहां पर भी मैकेनिकल वर्क होता था वहां पे सब जगह कंप्यूटर्स आ गए हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं, तो जब ज्यादा कुछ करने ही नहीं है, सारा काम आपको पता ही है, इजी है, आपको बस बटन ऑन करना है और मॉनिटरिंग करनी है, उस केस में एक चीफ एग्जीक्यूटिव कई सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है। मतलब अब ये ऐसे फैक्टर आ गए जो स्पैन ऑफ कंट्रोल को इफेक्ट कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन ड्यू टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब क्या है, जो इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन आ गया है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से, MIS की वजह से। ये क्या है, जैसे आजकल बायोमेट्रिक्स मशीन आ गई है, जब कोई भी एम्प्लॉय अंदर जाता है वो बायोमेट्रिक यूज करता है, तो उस केस में उसके बॉस को पता चल गया कि वो साइन इन हो गया, ठीक है, और जो भी काम असाइन हो रहा है वो उसको ऑनलाइन के थ्रू टैग कर दे रहा है कि आज इतना काम हुआ है, ये फाइल आई है। अब फिजिकल की जगह चीजें क्या हो गई है, ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो ये जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ने भी स्पैन ऑफ कंट्रोल को बढ़ा दिया है। अब क्योंकि आपको फिजिकली हर किसी को बुला बुला के या कॉल करके हर चीज नहीं पूछनी है, अब एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम बन चुका है जिससे आपके पास आपकी चेयर पे बैठे बैठे एक टाइम में बहुत सारे लोगों का काम आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, तो इस वजह से भी आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ गया है, ठीक है। द इंक्रीजिंग नंबर एंड ग्रोइंग रोल ऑफ स्पेशलिस्ट टेक्नीशियंस एंड प्रोफेशनल्स, अब क्या आ गए हैं, फील्ड में स्पेशलिस्ट आ गए हैं, टेक्नीशियंस आ गए हैं, प्रोफेशनल्स आ गए हैं, जो कि हर चीज में जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जब वो एक्सपर्ट हैं उनके पास सारी नॉलेज है, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उनको बस ये पता है कि ये काम ऐसे होना है, उसको कैसे करवाना है, बस इतना डिसाइड करना है, तो उस केस में भी स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये रिसेंट चेंजेस हैं जो रिसेंट ईयर्स में नहीं सॉरी हुए हैं, जिसकी वजह से स्पैन ऑफ कंट्रोल इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो ये थी होल स्टोरी ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब इस लेक्चर के बाद मैं एक MCQ अपलोड करने वाली हूँ जो होगा कल, यूनिटी ऑफ कमांड और स्पैन ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। और ये MCQs जो होते हैं इसमें आप पहले पॉज करके आप अपना आंसर चेक कर लो, आपको क्या लग रहा है राइट आंसर, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा साथ साथ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।